मित्रों, नमस्कार। मैं लीना महेंद्रे और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ केजरीवाल के मुद्दे पर। अब जैसे ही केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने भी उसे रिमांड दे दी और वो ईडी की कस्टडी में रहेगा 27 मार्च तक, और होली भी वही मनेगी जेल के अंदर। उधर तिहाड़ जेल से जो एक जिसे महाठग कहा गया था, सुकेश, उसने कह दिया है केजरीवाल तुम्हारा स्वागत है, आ जाओ जल्दी तिहाड़ जेल में। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल के अच्छे दिन नहीं चल रहे। लेकिन मेरे विचार से अगर केजरीवाल को केवल इस शराब घोटाले के मामले में और जो भी उसने जितना भी पैसा लिया हो, भले ही वो 1 करोड़ हो, 300 करोड़ हो, 3000 करोड़ हो, जो भी हो, अगर केवल शराब घोटाले के लिए ही अगर उसे जेल हो रही हो, तो मेरे विचार में ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या वही होगी। क्यों? क्योंकि केजरीवाल को आज से कई वर्ष पहले बहुत अन्य दूसरे कई कारणों के लिए उस पर केस लगने चाहिए थे, उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसे जांच में उसके आरोप सिद्ध हो सकते थे, ऐसा मैं मानती हूँ, और उसे सजा मिल सकती थी, जो कि नहीं हुआ है। अब चलो ये मान लेते हैं कि भारत सरकार से जो बन पड़ा वो कर लिया, और एक तरह से ये निश्चिंतता हो गई भारत सरकार को और लोगों को भी कि चलो कम से कम अब वो जेल के अंदर तो है। उसकी नौटंकी अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसा हमने उसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के द्वारा जो एक कथित अरविंद केजरीवाल का पत्र, जेल से लिखा गया पत्र पढ़ा गया, जनता के सम्मुख, जनता के लिए अपील की तरह उसे पढ़ा गया, और क्या कहा गया? मेरा कण कण, रक्त की बूंद बूंद राष्ट्र के लिए समर्पित है। मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूँ। मैं बहुत बड़ा देश प्रेमी हूँ। मैं देश के लिए चिंतित हूँ। तो ये सारे जितने भी वाक्य आप सुनेंगे, हर वाक्य के पीछे एक वाक्य अपने दिमाग में सुनते रहना कि वो कहा करता था मैं कट्टर ईमानदार हूँ, जो कि वो नहीं था। वो कहा करता था कि मुझे सत्ता का कोई मोह नहीं है, सत्ता तो सेवा के लिए है। वो कहा करता था कि मुख्यमंत्री को बड़े घर की, बड़ी सिक्योरिटी की, बड़े गाड़ी की क्या आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, उसे बड़ा घर केवल नहीं चाहिए था, उसे सबसे बड़ा घर चाहिए था। आज देश के हर एक मुख्यमंत्री का घर आप जांचो और केजरीवाल का घर जांचो, तो आपको पता चलेगा कि केजरीवाल को सबसे बड़ा घर चाहिए था, केजरीवाल को सबसे बड़ा पद चाहिए था, केजरीवाल को सर्वाधिक सत्ता चाहिए थी, जिसके लिए उसने एक जासूसी टीम बनाई थी, विजिलेंस, और उसे काम था कि दिल्ली में बैठे दूसरे बड़े बड़े राजनेताओं की जांच करके केजरीवाल को रिपोर्ट दे।
तो इस तरह का गोरख धंधा इसने चलाया हुआ था। ये बात करता है कि ईडी मुझे पकड़ करके ले गई, बीजेपी के इशारे पर ले गई, वगैरह वगैरह। ये क्या नवभारत टाइम्स वाले भूल गए, जबकि उनकी एक पत्रकार महिला को पंजाब की सरकार ने बिना कारण के झूठी केस दिखा करके गिरफ्तार कर लिया था। क्यों नहीं नवभारत टाइम्स ने इस पर केस की? क्यों नहीं भगवंत मान पर मुकदमा किया? क्यों नहीं वहां के डीजीपी पर मुकदमा किया? क्यों नहीं उस जिले की पुलिस ऑफिसर पर मुकदमा किया? चुप रहे। और केजरीवाल के बेटे के विषय में कुछ कहने के अपराध में ये आदमी जो मोदी के साथ तू तड़ाक और एक वचन से बात करता है, इतना ये उद्दंड आदमी है, इतना ये असंस्कारी आदमी है, वही आदमी जब उसके बेटे के लिए कोई पत्रकार कुछ कहता है तो उस पत्रकार को उठवा लिया जाता है पंजाब पुलिस के माध्यम से। इस गुनाह के लिए शिकायत कौन करेगा? इस गुनाह के लिए उसे सजा कब दी जाएगी? इसने दिल्ली के लोगों से कई कई झूठ बोले और एक तरह से दिल्ली के लोगों का जीवन संकट में डाला। उसके ऊपर आज किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि वह लोगों से सहानुभूति बटोर रहा है पत्नी को आगे करके, और लोग कह रहे हैं हाय बेचारा। आतिशी कह रही है वह था, वह है, वह रहेगा। क्या रहेगा? मुख्यमंत्री। तो फिर तुम्हारा नंबर तो गया, अगर उसे रहना है। समझी आतिशी? तो बात यह है कि अब इसके मैं कुछ ऐसे उदाहरण गिना रही हूँ जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि दिल्ली में बैठे भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें कभी ये नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, ये मैं जानना चाहती हूँ। प्रश्न नंबर 1, जब यूपी के मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित यूपी सरकार की इरिगेशन डिपार्टमेंट की जमीन पर अवैध कब्जा कराए हुए लोगों से वह जमीन मुक्त करवाई, तो दो बातें हुई जिसके लिए लोगों को सवाल पूछने चाहिए थे। भाजपा के, बीजेपी के दिल्ली में बैठे लोगों को प्रश्न पूछने चाहिए। एक, वहां उन्हें लाकर के किसने बसाया, कब से बसाया, कैसे बसाया, किस तरह से उनके बोगस कागजात बनवाए, उसमें कौन कौन शामिल थे। दूसरा, जब उन्हें वहां से हटाया गया तो उनको कहां पर किसने शरण दी, पनाह दी, घर दिया, बसेरा दिया, और क्यों? बिना उनके कागज पत्रों की जांच पड़ताल की। क्योंकि जैसा कि यूपी के सरकार ने कहा था कि ये मैक्सिमम ये लोग रोहिंग्या थे जो वहां यूपी सरकार की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे। तो अगर वो रोहिंग्या थे तो फिर दिल्ली सरकार की ये एक जवाबदारी बनती थी और दिल्ली पुलिस की भी बनती थी। लेकिन पुलिस से पहले दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उन्हें दिल्ली से बाहर निकालने का कोई प्रावधान करे, कोई व्यवस्था करे। वह काम तो केजरीवाल ने नहीं किया। लेकिन जब सीएए के अंतर्गत कानूनी तौर से अधिकार पाए लोग दिल्ली में खुशियां मना रहे थे, तो ये उनकी खुशियों पे पानी फेर रहा था और कह रहा था हाय हाय दिल्ली के लोगों पर कितना बड़ा बोझा बनेगा। चलो दूसरी बात मैं गिनाती हूँ। जब कोरोना काल में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी हो गई थी, तब
इसके 2 एमएलए थे, दोनों ही मंत्री थे, दोनों ही मुसलमान थे। ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर जाति धर्म का मामला नहीं है, ये मामला है, ये दिखाता है कि केजरीवाल कैसे कैसे लोगों को बचाता है और कैसे कैसे लोगों को गालियां देता है। तो इसने अपने दोनों ही उन मंत्रियों के घर, जिनके घर पुलिस को या जनता को रेड में हजारों ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करके उनके घर में रखे हुए थे। जब दिल्ली की जनता कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडरों के अभाव में मर रही है, इस प्रकार का एफिडेविट केजरी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, ये कह करके कि देखो केंद्र सरकार इन्हें मार रही है, केंद्र सरकार पे आप दबाव बनाओ कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दे। जब उसके अपने ही मंत्री, अपने ही एमएलए ऑक्सीजन सिलेंडरों को अपने घर के आंगन में, पिछवाड़े में, स्टोर रूम में छिपा करके हजारों सिलेंडर रख रहे थे। ये बात मुझे बहुत आश्चर्य होता है यहाँ पुणे में बैठ करके कि ये बात दिल्ली के बीजेपी के लोगों को आज तक क्यों नहीं दिखी, क्यों नहीं उन पर जो ऑक्सीजन सिलेंडरों की होर्डिंग कर रहे थे उन पर मनुष्य वध का मुकदमा क्यों नहीं लगाया। शिकायत तो आप करते, मुकदमा चले या ना चले, एफआईआर पुलिस करे या ना करे, कोर्ट उसे माने ना माने, पर आप मुंह से तो शिकायत करते। वो दिल्ली के बीजेपी के लोगों ने नहीं किया है। तो कई बार मुझे ये लगा कि किसी न किसी कारण से दिल्ली में बैठे भाजपा के लोग केजरीवाल को बचाना चाहते थे। कब तक? कम से कम ये 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव होने तक। क्यों? शायद उनको ये लग रहा था कि जितने दिन केजरीवाल दिल्ली के सिंहासन पर बैठेगा, उतने दिन हम उसके कारनामे अगर उजागर करते रहेंगे, छोटे कारनामे, किसी बड़े कारनामे पर दिल्ली के भाजपा के लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। इसने दिल्ली में दंगलें करवाई। अभी भी सीबीआई की कोई जांच इस तरफ नहीं गई है कि क्या उन दंगों में इसकी कोई मिली भगत थी। जिस बात का आरोप लगा करके गुजरात के तत्काल मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने इतनी लंबी जांच पड़ताल, क्वेश्चन आंसर एटसेट्रा किए, तो क्या उसी मापदंड को लगा करके दिल्ली में जो दंगे हुए, जिसमें इसी के विधायकों का हाथ स्पष्टतया दिख रहा था, तो क्या इससे भी पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन कोई ना कोई बीजेपी की ऐसी शायद रणनीति थी जिसके अंतर्गत उन्हें लगा कि ये अभी नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि कुछ बीजेपी के पास कुछ ऐसी अंदरूनी बात, अंदरूनी खबर, अंदरूनी कुछ ऐसा संकट उन्हें दिख गया, जब उन्हें लगा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब इसे अंदर किए बिना उस संकट से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब वो कौन सा संकट है वो शायद पता चल जाए, या फिर बीजेपी ये भी कह सकती है कि नहीं, हम तो कोई रणनीति वगैरह नहीं बनाते, हम तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं, बस चुनाव लड़ते हैं। तो उस पे तो कोई भरोसा नहीं करने वाला है। बहरहाल मैं
क्या रणनीति बीजेपी की हो सकती है जिस वजह से वो आज तक केजरीवाल को अंदर करने की सोच नहीं रहे थे, उसके विरुद्ध कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं लगा रहे थे। हालांकि आरोप लगाने के हजारों कारण थे। आज तक शीश महल की इंक्वायरी पर कोई 2 कदम आगे कोई भी व्यवस्था आगे बढ़ी हो, चाहे वो एलजी की तरफ से हो, चाहे मुख्य सचिव की तरफ से हो, चाहे दिल्ली पुलिस की तरफ से हो, चाहे मीडिया की तरफ से हो, दिल्ली के शीश महल की इंक्वायरी के बारे में कोई भी 2 कदम आगे बढ़ा हो, वह इंक्वायरी कहीं आगे बढ़ी हो, ऐसा कहीं भी अब तक मुझे सुनने को नहीं मिल रहा है। केवल मीडिया में उसके शीश महल के बड़े बड़े फोटो और ये दिखाए जाते हैं कि वो 45 करोड़ का शीश महल। तो ये जो सारे उसके गुनाह हैं, और क्या पता 45 करोड़ का तो बिल दिखाया है हमें, क्या पता प्रत्यक्ष रूप में कीमत 20 करोड़ की हो और 25 करोड़ इनकी जेब में गए हों, ये भी संभव है, लेकिन कोई जांच नहीं। तो आज कम से कम ये तो हो गया कि वो जेल चला गया, मतलब रिमांड पर ही सही, उसके दिन तो हवालात में कट रहे हैं, जो कि बहुत पहले से कटने चाहिए थे। अतीव महत्वाकांक्षी, अतीव सत्ता लोभी, अतीव झूठा और अतीव तरीके से गरीबों के नाम पर नाटकीय आंसू बहाने वाला, ऐसा यह दिल्ली का तथाकथित मुख्यमंत्री, इसे क्यों बीजेपी ने इतने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने दिया? तो कभी कभी मुझे पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी याद आती है, उसको दोहरा करके मैं रुकने वाली हूँ। वो कहानी इस प्रकार है कि एक सियार थोड़ा कहीं जख्मी हो गया था, उसे कांटे वाटे लगे होंगे, कुछ लगा होगा, और फिर उसके शरीर पर बहुत सारे पिस्सू आकर के बैठ गए और उसका खून चूस करके वो मोटे ताजे होकर के उसी के शरीर पर बैठे हुए। तो उधर से एक पॉर्क्यूपाइन जिसको बोलते हैं, उसका मैं नाम भूल रही हूँ हिंदी में, जो कि वो अपने शरीर में से छोटे छोटे वो तीर के जैसे नुकीले वो अपने पंख फेंक करके मारती है अपने शत्रु पर। तो उसने पूछा सियार से कि तुम्हारे शरीर पे इतने पिस्सू हैं, इनको मैं भगा सकती हूँ, तुम कहो तो, अपने वो छोटे छोटे पंख फेंक करके, तो क्या मैं तुम्हारी ये सहायता करूं? सियार ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मत भगाना। तो वो पॉर्क्यूपाइन बेचारी बड़ी हैरान हो गई, उसने पूछा क्यों? ये तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, तुम्हारा खून चूस रहे हैं, इन्हें भगाने के लिए मैं तुम्हें सहायता कर सकती हूँ, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? सियार ने कहा देखो, तुम तो इन्हें भगा दोगी, फिर नए पिस्सू आएंगे जो जिनका पेट खाली होगा, वो मेरा और खून चूसेंगे। इससे तो अच्छा है कि ये खून चूसे, ये अभी तो ये खून चूस करके बिल्कुल शांत हो गए हैं, तृप्त हो गए हैं, ये अभी बहुत देर तक अभी ये मेरा खून नहीं चूसने वाले, तो इनके यहाँ बने रहने में ही मेरी भलाई है। तो ये संभव है कि बीजेपी ने इस कारण से केजरीवाल को अब तक जेल में नहीं भेजा, या उस पे जो शिकायत थी उसको आगे नहीं बढ़ाया, या उसके विरुद्ध आंदोलन नहीं किया, उसके विरुद्ध कोई आक्रोश का स्वर बहुत तगड़े मतलब बहुत जोर शोर से नहीं उठाया। इसका ये कारण हो सकता है कि नहीं, इसे चलते रहने दो, ये उसी सियार के पिस्सुओं की तरह है। और आज कुछ ऐसी बात आ गई जिस कारण
बीजेपी को लगा कि नहीं, अब इसको थोड़ा सा अंदर भेजना आवश्यक है। तो फिर ये मैं मानती हूँ, मैं भी प्रशासन में रह चुकी हूँ, तो ये मैं समझती हूँ कि ईडी अपनी तरह से, अपनी स्पीड से काम करती है। जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी जो समझदार अफसर है वो अगला कदम बढ़ाने से पहले 10 बार सोचेगा। तो ऐसा संभव नहीं है कि अगर ईडी की जांच पूरी नहीं हुई है और फिर भी अगर ऊपर से कोई मंत्री, कोई सरकार, कोई केंद्र शासन में बैठा हुआ कोई बड़ा व्यक्ति कह देता है कि नहीं नहीं, फिर भी इस पे मुकदमा चलाओ, अफसर 1000 बार सोचेगा और मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेगा, जब तक उसे ये भरोसा ना हो जाए कि अब मैं मुकदमा आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये जरूर संभव है कि कल अगर वो रोजाना 10 घंटे की स्पीड से उस केस पर काम कर रहा था, तो आज किसी के कहने पर वो रोजाना 14 घंटे की स्पीड से काम करे, ये संभव है। लेकिन जब तक जांच के कागजात उसके हाथ में पूरी तरह से नहीं आ जाते, उसे जब तक संतुष्टि नहीं हो जाती, तब तक कोई अफसर इस तरह की रिस्क नहीं लेगा। लेकिन हाँ, स्पीड की जहां तक बात है, स्पीड वो जरूर कम अधिक हो सकती है। और कई बार ये भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार में बैठे किसी व्यक्ति को कुछ कहने की जरूरत पड़े। कई बार ये होता है कि उस व्यक्ति का चाल चलन, उस व्यक्ति का कपट, उस व्यक्ति का झूठ, उस व्यक्ति का, जिसे हम कहते हैं पाप का घड़ा, वो ही इस तरह से भर जाता है कि उस पर वो उस तरह का मुकदमा चल ही जाता है। तो कुछ यही बातें रही होंगी केजरी के साथ भी। फिलहाल वो ये भी प्रयास कर रहा है कि मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूं। भैया देखो, मुझे एक बात यहाँ कहनी बहुत आवश्यक लगती है कि अगर वो जिद पे अड़ा रह सकता है और ये कह सकता है कि मैं ही मुख्यमंत्री के नाते जेल से कामकाज करूंगा और मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज करूंगा, तो उसके कैबिनेट, उसके सरकार में बैठे हर डिपार्टमेंट के हर अधिकारी को यह अधिकार है कि वो कहे कि इस जेल में बैठे हुए मुख्यमंत्री का आदेश पालने के लिए या इसकी सैलरी ड्रॉ करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। मैंने शपथ संविधान की ली है, ना कि मुख्यमंत्री की, ना कि दिल्ली सरकार की, ना कि केंद्र सरकार की, केवल और केवल संविधान की। तो कोई भी वहां बैठा हुआ ऑफिसर, और ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, किसी में अगर है इतनी मजबूती, इतनी क्षमता, हो सकता है कि इस बात के कारण एक पूरा बवाल खड़ा हो जाए कि मैं अधिकारियों को गलत सलाह दे रही हूँ। लेकिन जो केजरी खुद ही कहता है कि मैं तो अनार्किस्ट हूँ, जब तक ये सर्विस में रहा, जब तक इसने अपने VRS के कागज साइन नहीं किए, तब तक का इसका अगर सर्विस रिकॉर्ड अगर हम उठा करके देखें, तो पता चलेगा कि इसने वास्तव में ऑफिस में जा करके कितने दिन काम किया और कितने दिन ऑफिस नहीं गया। ऑफिस जाने के बावजूद कितने फाइलों को इसने पढ़ा, कितने फाइलों पर इसने दस्तखत किए। क्या वो एक अच्छे ऑफिसर के तौर पर गिना जाता था या केवल भाषणबाजी उन दिनों में भी किया करता था, ये भी एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन जो अपने अफसरी के दिनों में इस प्रकार का बर्ताव करता था, आज उसके अफसर अगर ये कहें कि इस जेल में बैठे हुए मुख्यमंत्री के आदेश को पालने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, तो मेरे विचार से उनकी वह सोच या उनकी वह कृति गलत नहीं होगी। चर्चा करेंगे इस पर अगले बार फिर कभी। नमस्कार।